हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 वृक्ष और पक्षी। यह पाठ पर्यावरण से संबंधित है। इस पाठ में कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि किस प्रकार वृक्ष, पशु, पक्षी आदि मिलकर हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। वृक्ष, पशु और पक्षी सभी हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। किसी एक के भी नष्ट होने या नुकसान पहुंचने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इस कहानी में पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, किस प्रकार वृक्ष, पशु और पक्षी हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। इस कहानी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक राजा था, अनपढ़, नासमझ और जिद्दी। उसका शासन बड़ा कठोर था। वह किसी की भी नहीं सुनता था और अपनी मनमानी किया करता था। एक राजा था जो बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था। वह बहुत ही कठोर शासन करता था। वह हमेशा अपने ही मन की करता था। वह किसी की भी बात नहीं सुनता था। एक दिन राजा रथ पर सवार होकर घूमने के लिए निकला। रास्ते में भीषण तूफान आ गया। साथ ही जोरों की वर्षा होने लगी। मार्ग में पेड़ उखड़ कर गिर पड़े। आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था। राजा रथ से नीचे उतर गया। पैदल चलते हुए वह आगे बढ़ा और एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। उसने राजा के सिर पर बीट कर दी। राजा का सिर और कपड़े दोनों गंदे हो गए। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने निश्चय किया कि बीट करने वाली चिड़िया जाति को समूल नष्ट कर दूंगा और रास्ते में रथ रोकने वाले वृक्षों को कटवा दूंगा। उस राज्य का राजा जो है एक दिन रथ पर घूमने के लिए जाता है। तूफान आ जाता है और जब जोरों की वर्षा होने लगती है, जिसकी वजह से मार्ग में रास्ते में पेड़ जो है उखड़ कर गिर पड़ते हैं, जिससे उसका रथ आगे नहीं जा पाता है। राजा जो है पैदल ही आगे बढ़ जाता है। वह थक कर एक वृक्ष के नीचे जब जाता है तो उस पेड़ के पर जो चिड़िया बैठी हुई थी वह राजा के ऊपर बीट कर देती है, जिससे राजा को क्रोध आ जाता है और वह कहता है कि मैं इस चिड़िया की जाति को ही नष्ट कर दूंगा और सारे वृक्षों को भी कटवा दूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने दरबार में मंत्रियों को आदेश दिया कि देश के मार्गों के सभी वृक्षों को काट दिया जाए, जंगलों को जला दिया जाए और पक्षियों को मार दिया जाए। दूसरे दिन राजा अपने मंत्रियों से कहता है कि सारे जंगलों को जला दो, पक्षियों को मार दो। मंत्रियों ने राजा को ऐसा न करने की सलाह दी, परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी। उसने अपने आदेश के कारणों को स्पष्ट करते हुए कहा, आंधी तूफान से वृक्ष उखड़कर सड़क के बीच गिर पड़ते हैं। वृक्षों के सड़क पर गिरने से अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। इन वृक्षों की आड़ में शत्रु सैनिकों को छिपने का अवसर मिलता है। वृक्षों की डालियों पर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और वृक्ष के नीचे खड़े हुए यात्रियों पर बीट कर देते हैं। इसलिए यथाशीघ्र सभी वृक्ष और पक्षियों को नष्ट कर दिया जाए। जब उसके मंत्री उसको मना करते हैं कि ऐसा न किया जाए, तो वह उसका कारण बताता है कि इन वृक्षों से अनेक हानियाँ होती हैं। जब ये सड़क पर गिर जाते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं। जो हमारे शत्रु सैनिक है वो इन वृक्षों की आड़ में छिप करके हमारे ऊपर वार कर सकते हैं। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। देश के सभी वृक्षों को नष्ट कर दिया गया और जंगलों में आग लगा दी गई। वृक्षों के न होने से पक्षियों ने अन्य देशों में शरण ले ली। इस कारण देश में कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। प्रकृति के स्वस्थ वातावरण में काफ़ी बदलाव आ गया। धीरे धीरे सारा वातावरण प्रदूषित हो गया। अनेक बीमारियां फैल गईं। प्रजा परेशान हो गई। वृक्षों के नष्ट हो जाने से और पक्षियों के ना रहने से प्रकृति में काफ़ी बदलाव आता है और अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। राजा ने जानना चाहा कि प्रजा उसके बारे में क्या सोच रही है। इसके लिए राजा गुप्त वेश में बाहर निकला। एक गांव में एक किसान मिला। राजा ने उससे पूछा, इस वर्ष धान की फसल कैसी है? किसान ने बहुत ही उदासी से कहा, फसल की बात क्या पूछ रहे हो? राजा के उल्टे सीधे कार्यों के कारण
देश में बादलों को रोक सकने वाले वृक्ष ही नहीं रह गए। देखते देखते सारे बादल दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। अगर वे रुक भी जाएं तो उन्हें शीतल करके पानी में बदलने वाले वृक्ष नहीं रहे। राजा अपने प्रजा के बारे में जानने के लिए अपने नगर में वेश बदल करके जाता है और वहाँ किसान से पूछता है कि इस साल धान की फसल कैसी है। किसान उससे कहता है कि इस साल फसल की क्या बात पूछ रहे हो। राजा के उल्टे सीधे कार्यों के कारण देश में सूखे जैसे आसार हो गए हैं, क्योंकि वृक्ष जिनकी वजह से पानी बरसते हैं, हमारे देश में एक भी वृक्ष नहीं रह गए। राजा के द्वारा किए गए कार्यों से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? राजा ने पूछा। किसान ने गुस्से के साथ उसे देखकर कहा, यह नुकसान नहीं तो और क्या है। वर्षा काल में महीने में 3-4 बार वर्षा हुआ करती थी, परंतु अब साल में एक बार भी वर्षा नहीं होती। वर्षा न होने के कारण ही सारी फसलें नष्ट हो गई। खाने को अनाज नहीं मिल रहा है। देश में अकाल पड़ गया है। व्यापारियों ने खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं। भूख प्यास से प्रजा तड़प रही है। पेट भरने के लिए लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। इन दिनों डाकुओं का उत्पात भी बढ़ गया है। आपसी झगड़ों के कारण देश अस्त व्यस्त हो गया है। किसान राजा को बताते हैं कि इस साल वर्षा न होने से सारी फसल जो है नष्ट हो गई है और डाकुओं का उत्पात भी बढ़ गया है। राजा कुछ और आगे बढ़ा तो उसने झुंड में जाते लोगों को देखा। एक नवयुवक को रोककर राजा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, उस नवयुवक ने उत्तर दिया। यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ है? राजा ने पूछा। राजा के अविवेकपूर्ण कार्यों से देश के सारे जंगल नष्ट हो गए हैं। रोगियों के इलाज के लिए जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है, जंगल समाप्त हो जाने से अब वे नहीं मिल रहे हैं। बिना इलाज के लोग मर रहे हैं। घरों के निर्माण और रसोई के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है। वृक्ष कटने से स्वास्थ्य वृद्धि करने वाले फलों का अभाव हो गया है। इस देश में रहने के लिए अब क्या रह गया है? इसलिए हम इस देश को छोड़कर दूसरे देश को जा रहे हैं, उस नवयुवक ने जवाब दिया। राजा एक नवयुवक से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो वह कहता है कि हम लोग दूसरे देश जा रहे हैं। राजा उससे उसका कारण पूछता है तो वह बताते हैं कि राजा की वजह से जंगल नष्ट हो गया, जिससे जड़ी बूटियाँ भी नहीं मिलती हैं और ना ही रसोई के लिए लकड़ी मिल पा रही है और स्वास्थ्य वृद्धि करने के लिए फलों का भी अभाव हो गया है। इसलिए हम लोग दूसरे देश जा रहे हैं। किसान और नवयुवक के विचार सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। कड़ी धूप में भी राजा आगे बढ़ता गया। वह चलते चलते थक गया था। रास्ते में वृक्षों के न होने से वह आराम नहीं कर सका। इतने में एक डरा हुआ व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा, ओ यात्री, जरा सुनो, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। क्यों? राजा ने पूछा। जंगलों को नष्ट कर देने से शाकाहारी जानवर भूखों मर गए। आहार की खोज में हिंसक पशु आबादी वाली बस्तियों में घुस आए हैं। शेर चीता लोगों को मारकर खा रहे हैं। मेरी बात मानकर तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, उस अजनबी ने राजा से कहा। राजा उसी धूप में आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वृक्ष न होने से वह कहीं भी आराम नहीं कर पाता है। इतने में एक व्यक्ति आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। राजा उससे इसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि जंगल न रहने से सारे हिंसक पशु आबादी वाले बस्ती में घुस आए हैं और लोगों को मारकर खा रहे हैं। राजा तुरंत अपने महल में लौट आया। तत्काल मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। राजा ने पछताते हुए कहा, मैंने देश में सारे वृक्षों को कटवाकर और जंगलों में आग लगवाकर कितनी बड़ी भूल की है। अब मैं यह जान गया हूँ कि वृक्षों के न होने से जंगली जंतु और पक्षी नष्ट हो गए हैं। इससे प्रकृति में हुए परिवर्तनों से हानिकारक वस्तुएं पैदा हो गई हैं। मैंने न केवल वृक्षों को कटवाया बल्कि देश और उसके भविष्य को ही नष्ट कर दिया। राजा अपने महल में आता है, अपनी मंत्री परिषद की बैठक बुलाता है। वह कहता है कि मैंने अपने देश से सारे वृक्ष को कटवा दिया, जंगलों को आग लगवा दी। यह मेरी सबसे बड़ी भूल है। अब मैं समझ गया हूँ कि वृक्षों के ना होने से प्रकृति में हुए परिवर्तनों से कितनी हानिकारक वस्तुएं पैदा हो गई हैं।
मैंने वृक्षों को नहीं कटवाया बल्कि देश और भविष्य को नष्ट किया है। राजा ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की ओर देखा। सभी मंत्री उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने आगे कहा, आप लोगों की सलाह और अच्छी बातों को मैंने अनसुना कर दिया था, लेकिन इस कटु अनुभव ने मुझे एक नया पाठ पढ़ाया है। हमारे पूर्वजों का विचार था कि वृक्षों से जंगल, जंगलों से मेघ, मेघों से पानी, पानी से जीवन और हर जीवन से हंसी खुशी मिलती है। इस सत्य को मैंने अब जान लिया है। राजा अपने मंत्री परिषदों की ओर देखता है कि सभी मंत्री उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। राजा ने कहा कि मैंने आप लोगों की सलाह को नहीं माना, इसकी वजह से यह कटु अनुभव का एक नया पाठ मैंने पढ़ा है। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि वृक्षों से जंगल होता है, जंगलों से बादल आते हैं और बादलों से पानी, पानी से जीवन है और हमारा जीवन हंसी खुशी रहना चाहिए। अब मैं इस सत्य को जान गया हूँ। वृक्ष और पशु पक्षी न रहने से पर्यावरण में क्या नुकसान हो सकता है, इसमें इस बात को बताया गया है। धन्यवाद।